माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी का मैटर बहुत नाजुक स्तर पर पहुंच चुका है और अगर अब सही दिशा में इसको आगे नहीं बढ़ाया गया तो 100% एनआईओएस डीएलएड की हार तय है। पिछली सुनवाई में आप लोगों ने देखा था ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा दो क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। पहला कि जब 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स का जिक्र किया गया है और एनआईओएस डीएलएड जो कि 18 माह का कोर्स है, तो इसको कैसे उसके समकक्ष माना जा सकता है, कैसे अलाउ किया जा सकता है। पहला क्रॉस क्वेश्चन उनके द्वारा ये पूछा गया था। दूसरा क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सर्विस टीचर्स के लिए है तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में इनको कैसे शामिल किया जा सकता है। इन सभी क्रॉस क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा जब अगली सुनवाई होगी। अगर सही तरीके से इस पर अपना आंसर नहीं दिया गया एनआईओएस की तरफ से तो हार 100% तय है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। किस प्रकार से इस मामले में आगे पैरवी करनी चाहिए एनआईओएस डीएलएड को, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय पटना हाईकोर्ट ने पहली बार देश में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना था। उसके बाद से बहुत सारे राज्यों के हाईकोर्ट ने माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर एनआईओएस डीएलएड को पर्टिकुलर उस राज्य में अलाउ कर दिया था। उसके बाद से एनसीटी ने भी इसके संबंध में बाकायदा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सभी राज्यों को ये नोटिफाई कर दिया कि एनआईओएस डीएलएड जो कोर्स है वो बिल्कुल रेगुलर जो डीएलएड कोर्स होता है उसके समकक्ष माने जाएंगे और किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में वो एलिजिबल होंगे। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मामला फिर जब उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती का आता है तो वहां की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर देती है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। माननीय पटना हाईकोर्ट का जो कोर्ट ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्रॉस क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं उनके कई प्रश्नों का जवाब इसमें छुपा हुआ है। साथ ही साथ कुछ मैं अपने पॉइंट्स भी जोड़ूंगा जिससे आपको थोड़ा और समझने में आसानी होगी कि एनआईओएस डीएलएड का पक्ष कैसे सुप्रीम कोर्ट में मजबूत हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का पक्ष भावनाओं के आधार पर कहीं पर भी नहीं टिकेगा। अगर आप वहां पर यह तर्क देंगे कि पूरे देश भर में 14 लाख एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी से प्रभावित हो जाएंगे अगर ये बाहर होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी भावनाओं के आधार पर जजमेंट नहीं देती है। इसका सीधा सा उदाहरण आप अभी हाल ही में बीएड अभ्यर्थियों को जो बाहर किया गया है उससे ले सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड की संख्या पूरे देश भर में मात्र 14 लाख है और बीएड की संख्या पूरे देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भावनाओं के आधार पर इस केस को कभी भी जीता नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट मजबूत करने होंगे। पहला जो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि ये 18 मंथ का कोर्स है, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार 24 मंथ का जो कोर्स है वही केवल एलिजिबल होगा प्राथमिक में। तो सबसे पहले इसको स्ट्रांगली इस बात को प्रूव करना होगा कि ये 18 मंथ का कोर्स है ही नहीं। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के पैरा नंबर 14 पर जब आप जाएंगे तो इसके बारे में डिफाइन किया है पटना हाईकोर्ट ने कि क्यों ये 18 मंथ का कोर्स नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 18 मंथ का है, लेकिन ये कोर्स 18 मंथ का है नहीं। कैसे? अब जैसे अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है जिसे आप पॉलिटेक्निक बोलते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद से 3 साल का ये कोर्स होता है। आप बीटेक में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से, और कोई भी अगर इंजीनियरिंग के बेस पर कोई वैकेंसी आती है जिसमें 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स मांगा गया है, बीटेक मांगा गया है या फिर बीई मांगा गया है, तो वहां पर जो डीएलएड वाला अभ्यर्थी लेटरल एंट्री किया था सेकेंड ईयर में, यानी उसको कुछ रिलैक्सेशन मिला था। किस लिए रिलैक्सेशन मिला था? क्योंकि उसने डिप्लोमा किया था, यानी उसके अनुभव के आधार पर उसको रिलैक्सेशन दिया गया और वो डायरेक्टली बीटेक में सेकंड ईयर में एडमिशन पा पाया। तो वहां पर ये थोड़ी कहा जाता है कि इसका 3 साल का बीटेक का कोर्स है, नहीं, उसका 4 साल का बीटेक कोर्स ही माना जाता है। उसको रिलैक्सेशन क्यों दिया गया? उसको रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया क्योंकि जो चीज़ें वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा वो ऑलरेडी वो डिप्लोमा में पढ़ करके आया है, यानी कि रिलैक्सेशन अलाउड होता है इस प्रकार की चीज़ों में। अगर अभ्यर्थी को पहले से उस चीज़ का अनुभव है जो कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है, तो डिप्लोमा वाला अभ्यर्थी जो 3 साल का डिप्लोमा ऑलरेडी कर चुका है उसे फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ाया जाए? उसे डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है और वो 3 साल में अपना बीटेक कंप्लीट कर लेता है। अब जहां पर भी 4 वर्षीय बीटेक कोर्स मांगा जाता है वहां पर वो कोर्स पूरी तरीके से इक्विवेलेंटली एलिजिबल है कहीं पर भी आवेदन करने के लिए, चाहे सरकारी संस्थाओं में या फिर प्राइवेट संस्थाओं में। तो यहां पर भी जो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने 14वें नंबर पैराग्राफ में ये बातें मेंशन की है कि 18 मंथ का ये ड्यूरेशन क्यों तय किया गया, आखिर इनको रिलैक्सेशन क्यों दिया गया। इसके बारे में ये कहा गया कि इनको जो
6 माह का जो इनका समय बच रहा है, जैसे कि टोटल 2 साल का होना चाहिए, तो 6 माह का जो बच रहा है इनको रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से पहले से ही इन सर्विस टीचर्स थे, यानी कि जो इंटर्नशिप होता है डीएलएड में प्रत्येक सेमेस्टर में एक एक मंथ का, यानी कि 4 मंथ का, वो इंटर्नशिप ये सालों से कर रहे हैं, इनका अनुभव है। और इस अनुभव के आधार पर इनको रिलैक्स्ड किया गया कि आप इंटर्नशिप जो प्रक्रिया है डीएलएड रेगुलर कोर्स में, वो आप सालों से एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो आपको 18 मंथ के ड्यूरेशन के समय ही आपको सबमिट करना होगा। इसीलिए इनके कोर्स को रिलैक्स किया गया था। आप इसके 14वें नंबर पैराग्राफ में इसको साफ शब्दों में देख सकते हैं। देखिए साफ शब्दों में पटना हाईकोर्ट ये कह रहा है, द रिलैक्सेशन ऑफ some period was only granted to the in-service teachers who had not obtained the required degree training course such as B.Ed, D.L.Ed, which is made minimum requisite qualification for appointment on the post of teachers in elementary and primary school school. Thus, it can't be said that the teacher who had obtained DLED through NIOS and any other institute duly recognized by NCT is not at par with the 2-year period DLED। कहा यह जा रहा है कि जो 18 मंथ का इनका NIOS डीएलएड वाला कोर्स था, वो उनका 6 महीना रिलैक्स्ड इसलिए किया गया क्योंकि वो पहले से अनुभवी थे। जो 4 महीने 6 महीने का इंटर्नशिप कराया जाता है, वो सालों से वो पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, यानी कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास पहले से है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से है, इसलिए इनके कोर्स को रिलैक्स किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि जब MHRD मिनिस्ट्री ने ये तय कर दिया कि 31 मार्च 2019 के बाद से देश में कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं रह सकता, चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर सरकारी विद्यालयों में हो, तो जब वो टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया गया, उसके बाद से MHRD मिनिस्ट्री और जो NCT है उनके द्वारा ये तय किया गया कि इनके कोर्स को रिलैक्स किया जा सकता है। जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है वो ऑलरेडी ये सालों से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इंटर्नशिप इनका पहले से है, इसलिए जो इंटर्नशिप का पार्ट था उसको रिलैक्स कर दिया गया क्योंकि ये बहुत सालों से पढ़ा रहे थे तो अनुभव था, और उनका इंटर्नशिप वाला ऑलरेडी मान लिया गया कि हाँ इनका इंटर्नशिप कंप्लीट है, और वो इंटर्नशिप का जो 6 महीने का जो पूरा इनका ड्यूरेशन है वो उनको इनके 18 मंथ के कोर्स के दौरान ही इनको सबमिट करना होता है। इनके कोर्स में ये बातें मेंशन की गई हैं। जो 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर है उसमें भी ये सभी बातें मेंशन की गई हैं। और वहीं पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इनको रिलैक्स्ड किया गया है इनके अनुभव के आधार पर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनका 2 साल का रेगुलर जो डीएलएड कोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया लेटरल एंट्री जो कि बीटेक में होता है, उसमें भी आप देख लीजिए बंदा 3 साल में बीटेक कंप्लीट कर ले रहा है, लेकिन जो नॉर्मल बीटेक में डायरेक्टली प्रवेश लेगा वो तो 4 साल में करेगा। तो क्या वो 3 साल वाला वो 4 साल वाले बीएड के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है? बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि उसको रिलैक्सेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव के आधार पर, क्योंकि 3 साल जो उसने डिप्लोमा में पढ़ा है वहीं उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाना था, इसलिए उसको रिलैक्स्ड करते हुए उसको फर्स्ट ईयर छोड़ करके डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन दिया गया और वो 3 साल में बीटेक कंप्लीट करेगा। और एक अभ्यर्थी जो कि इंटर के बाद बीटेक में एडमिशन ले रहा है वो 4 साल में कंप्लीट करेगा, लेकिन उसके 4 साल का ड्यूरेशन का कोर्स और उस 3 साल के ड्यूरेशन का कोर्स जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाता है। उस वही कंडीशन यहां पर भी लागू हो रही है और वही चीजें यहां पर भी माननीय पटना हाईकोर्ट ने हाईलाइट किया है अपने जजमेंट में। तो अगली सुनवाई में इस क्रॉस क्वेश्चन की ये कोर्स 18 मंथ का है, इसको स्ट्रांगली अपोज करना है और स्ट्रांगली इस पॉइंट को रखना है कि ये कोर्स 18 मंथ का है ही नहीं, ये कोर्स 2 साल का ही है, लेकिन 6 मंथ इसमें रिलैक्स्ड किया गया है। और क्यों रिलैक्स किया गया है ये सभी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही साथ उदाहरण वहाँ पर लेटरल एंट्री का भी देना है जरूर तौर पर, तभी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट होंगी। इस समय सोशल मीडिया साइट्स पर एनआईओएस के जो चेयरमैन हैं उनका एक पुराना वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेगा वो सिर्फ उसी विद्यालय में जहां वो पढ़ा रहा है केवल उसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, बल्कि अगर वो वहां से नौकरी छोड़ता है और दूसरी जगह अप्लाई करना चाहता है तो वो इस एनआईओएस डिग्री के बेस पर, सर्टिफिकेट के बेस पर दूसरी जगह भी नौकरी पाने के लिए हकदार होगा। आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि उनके इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में अगर दिखाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा मीडिया में या फिर वीडियो के माध्यम से क्या कुछ बोला गया उसका बहुत ज़्यादा लीगल पोजीशन नहीं होता है। कैसे? इस मामले को आप ऐसे समझिए, बीएड एलिजिबिलिटी मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी की जो रेगुलेशन एक्ट है 1993 उसमें यह मेंशन किया गया है कि कोई भी आप इस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन लाने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और सभी राज्यों से इसकी सिफारिश लेंगे। इस प्रकार का कोई एक्सपर्ट
कमेटी बनाई ही नहीं गई थी। एनसीटी ने उनको मौखिक तौर पर बताया और गुमराह करने की कोशिश की कि इस प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसके संबंध में कुछ एविडेंस दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, उस मीटिंग में क्या था क्या नहीं था, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। और उसी समय डीएलएड के जो वकील थे उन्होंने एक आरटीआई का जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रख दिया कि एनसीटी ने खुद स्वीकारा है कि इस प्रकार का कोई कमेटी नहीं बना था। यानी कि एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने मौखिक तौर पर क्या बोला, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मौखिक तौर पर क्या बोला, इसका कोई लीगल पोजीशन नहीं होता है जब तक कि उसके संबंध में कोई एविडेंस ना हो। तो यहां पर किसी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, चाहे मीडिया में चाहे किसी भी स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट उसको लीगल पोजीशन के तौर पर नहीं मानती है। ठीक है, तो उस वीडियो का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। दूसरा, जो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया था कि चूंकि ये मामला इन सर्विस टीचर्स से जुड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर इन सर्विस टीचर्स यानी वो पहले से सिस्टम में है, पहले से टीचर हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसके संबंध में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है 39 पेज का, उसके पेज नंबर 34वें पर जब आप जाएंगे तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को डिफाइन किया है। ध्यान से पढ़िएगा। सच कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल may get all benefits in their service as trained teacher, but those candidates such as petitioners who have been working in government aided school or private unaided school cannot be held to be eligible for appointment in government school and government aided for their better placement, and therefore आगे की बातें मेंशन की गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, अब आप सोचिए एक ही कोर्स होता है जो कि सरकारी विद्यालयों में टीचर हैं उनके लिए भी था, प्राइवेट विद्यालय में है उनके लिए भी था, और एडेड विद्यालय जो कि अर्ध सरकारी होता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह तो प्राइवेट होती है, लेकिन टीचर की सैलरी जो होता है वो गवर्नमेंट इशू करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वहीं सरकारी टीचर उसी कोर्स को कर करके ट्रेंड माना जा रहा है, और प्राइवेट में पढ़ाने वाला टीचर अगर अपने प्लेसमेंट और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अगर सरकारी विद्यालय में अप्लाई करने जा रहा है तो उसके कोर्स को अपात्र घोषित कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 18 मंथ का कोर्स बताया जा रहा है, जबकि वहीं 18 मंथ का कोर्स करके जो सरकारी विद्यालय में ऑलरेडी था उसको ट्रेंड माना जा रहा है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा कि अगर इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी इन एलिजिबल हैं, अपात्र हैं प्राथमिक के लिए, तो फिर इसी कोर्स को करने वाला जो सरकारी विद्यालय में टीचर है वो कैसे पात्र हो गया, वो कैसे ट्रेंड हो गया। दूसरा, आपको इस प्रकार से भी इस मामले को रिप्रेजेंट करना होगा कि देखिए, भले ही ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो 2017 का मामला था, थोड़ा सा आप पहले चलिए, तभी आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 2017 से पहले जो शिक्षामित्र थे उत्तर प्रदेश में, वो भी एक तरीके से आप देखेंगे कि इन सर्विस टीचर्स थे, और ये कोई जब इनका रिक्रूटमेंट किया गया था, मतलब उत्तर प्रदेश में जब इनको हायर किया गया था, तो उनके पास ना तो डिप्लोमा डिग्री था और ना ही बीएड था, मतलब कि कोई इनके पास ट्रेनिंग कोर्स नहीं था। ठीक है, तो इनको फिर विशिष्ट बीटीसी कराया गया इन सर्विस रहते हुए, यानी कि टीचर रहते हुए इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया। उसके बाद से वहाँ की राज्य सरकार 2012 में इनको परमानेंट करने का प्रोसीजर शुरू करती है, और इनका जो एक तरीके से समावेशन था वो प्रक्रिया को शुरू करती है। उसके बाद से ये मामला हाईकोर्ट में चला जाता है, हाईकोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके समायोजन को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। ग्राउंड जो भी हो वो अलग मैटर है, यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये केस दूसरा है और वो केस दूसरा था कि उनका क्यों समायोजन निरस्त किया गया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन जो किया जा रहा था, जो निरस्त किया गया है, इन शिक्षा मित्रों को आने वाली 2 बड़ी भर्ती 1,37,000 को 2 बड़ी भर्ती में कंप्लीट कराने के आदेश दिए, और उसमें शिक्षा मित्रों को भी शामिल करने का आदेश दिया। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। शिक्षा मित्र जो कि विशिष्ट बीटीसी किए हुए थे, जो कि इन सर्विस रहते हुए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई गई थी, जब वो फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है, पहला 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती, ये तो फ्रेश रिक्रूटमेंट था, कोई इन सर्विस के लिए तो था नहीं। तो जब इन सर्विस टीचर्स को इस फ्रेश रिक्रूटमेंट में अलाउड किया गया उन कैंडिडेट के साथ जो कि बिल्कुल बीएड डीएलएड कंप्लीट करने के बाद से फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल हो रहे थे उनके साथ, तो फिर इन सर्विस टीचर्स जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, अगर वो अपने बेटर प्लेसमेंट के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर वह फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल होना चाहते हैं, तो ये निश्चित तौर पर उनका अधिकार है आर्टिकल 14 के अंतर्गत।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का पहले ही अलाउ कर रखा है उत्तर प्रदेश में। वो शिक्षा मित्र इन सर्विस टीचर्स रहते हुए उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद से वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी शामिल हुए, 68,500 में भी और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में भी, और आने वाली उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी वो शामिल होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक आदेश दिया हुआ है। जब क्वालिफाइंग मामले में इस मैटर में अंतिम रूप से फैसला दिया गया, उसके बाद से एक और भर्ती में उनको मौका देने के लिए बोला गया है। तो वो भी तो पहले से इन सर्विस टीचर्स थे, इन सर्विस रहते हुए उनको ट्रेनिंग दिलाई गई और उसके बाद से फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो शामिल होने के लिए पात्र माने जा रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से रिलैक्सेशन दे रही है तो फिर निश्चित तौर पर जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी इन सर्विस रहते हुए अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए हैं और इन सर्विस रहते हुए फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत। इस पॉइंट को और स्ट्रांग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें और एक क्लॉज जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो 20 साल से सर्विस दे रहा है अपनी, पूरे मामले को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 20 साल से वो अपनी सर्विस दे रहा है और उसके पास कोई भी कोई उसके पास स्किल नहीं है अपने जीवन को यापन करने के लिए, कोई स्किल नहीं है उसके पास अपने जीवन को यापन करने के लिए। वो जब स्कूल में पढ़ा रहा था, वो केवल मान लीजिए इंटर किया हुआ है, इंटर करने के बाद से वो उस स्कूल में 20 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए वो प्राइवेट स्कूल बंद हो गया, तो अब तो उसके पास कोई दूसरा स्किल नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर पाएगा। जीवन यापन करने के लिए उसके पास मात्र और एक ही स्किल है, वो है उसकी टीचिंग, और उस टीचिंग को कंटिन्यू करने के लिए उसने इन सर्विस रहते हुए एक ट्रेनिंग कंप्लीट किया। अब उसके इस ट्रेनिंग के आधार पर अगर दूसरे विद्यालय में उसको नहीं जॉब मिलती है तो यानी उसके पास आजीविका का एक तरीके से आप देखेंगे कि आजीविका का साधन जुटाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और अपना जीवन यापन करने के लिए भी उसके पास बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। इसको देखते हुए ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है जीवन यापन और इस प्रकार के चीज़ों का, उसका भी इसमें सीधे तौर पर इंप्लीमेंट करते हुए ऑनरेबल जस्टिस के सामने इसके पक्ष को रखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस दलील का बहुत ज़्यादा अपोज भी करेंगे कमेंट के माध्यम से, मैं जानता हूं। इसके लिए देखिए, अब फिर यहां पर यही मामला आ जाएगा कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके पास भी फिर आजीविका वाले ये चीज़ लागू होगा कि नहीं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर 12वीं करके कोई एनआईओएस से डीएलएड कंप्लीट किया तो वो प्राइमरी में केवल एलिजिबल होगा, अपर प्राइमरी में भी नहीं, क्योंकि अपर प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट जो कि एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है केवल 12वीं के बाद, क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल 12वीं में 50% रखा गया था, कोई ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि 12वीं के बाद एनआईओएस डीएलएड कंप्लीट किए होंगे, तो उनके पास तो केवल एक ही विकल्प है प्राइमरी का, और अगर वो भी उनसे छीन लिया गया तो आजीविका का साधन जुटाने का जो मौलिक अधिकार है या फिर इस प्रकार के जीवन यापन का जो मौलिक अधिकार है उसका डायरेक्टली ये हनन हो रहा है। इसलिए यहां पर मौका मिल सकता है। लेकिन बीएड के केस में ये चीजें नहीं थी। बीएड के केस में अगर आप देखेंगे तो उनका जो एडिशनल एलिजिबिलिटी उनको दिया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो गजट नोटिफिकेशन क्वैश होने की वजह से सिर्फ इनका एक विकल्प खत्म हुआ है। इनके पास अभी भी अपर प्राइमरी बचा हुआ है, इनके पास अभी भी टीजीटी बचा हुआ है, अभी भी इनके पास पीजीटी बचा हुआ है और अन्य जो भर्ती आती है वो विकल्प बचे हुए हैं। लेकिन एनआईओएस डीएलएड के पास सिर्फ एक ही विकल्प था 12वीं प्लस एनआईओएस डीएलएड होने की वजह से प्राइमरी, जो कि उनसे छीन लिया जाएगा। तो उनके लिए आजीविका का साधन जुटाने और जीवन यापन का मौलिक अधिकार डायरेक्टली इस पर लागू होगा। दूसरा, जो बीएड के कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि एनआईओएस डीएलएड भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड का ग्राउंड जो है और जो बीएड का ग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जरूर देख लीजिएगा। बीएड और एनआईओएस में क्या अंतर है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जो महत्वपूर्ण 2 पॉइंट उठाया गया था उन दोनों का जवाब मैंने आपको विद प्रूफ देने की कोशिश की है। पहला तो 18 मंथ का, जो कि कोर्स आपको 18 मंथ का है ही नहीं, वो 24 मंथ का था, वो आपको स्पेशली रिलैक्सेशन दिया गया है 6 मंथ का आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो सभी चीज़ें आप देखेंगे प्राविधिक शिक्षा में भी लेटरल एंट्री के माध्यम से रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर ये वाला अपात्र हो जा रहा है तो फिर वो वाले भी अपात्र होने चाहिए जो कि बीटेक किए हुए हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से। अगर वो पात्र हैं तो फिर आप भी पात्र होने चाहिए इस हिसाब से देखा जाए तो पहला तो ये कि जो 18 मंथ का कोर्स है ये 18 मंथ का है ही नहीं। एनसीटी के रिकॉग्निशन लेटर, एमएचआरडी के लेटर के हिसाब से ये 2 साल का ही कोर्स है, 24 मंथ का ही कोर्स है। इनको स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया था इनके अनुभव के आधार पर, जिस प्रकार से लेटरल एंट्री में रिलैक्सेशन दिया जाता है 1 साल का। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया कि ये 18 मंथ का कोर्स नहीं है, 24 मंथ का कोर्स है एनसीटी के रिकॉग्निशन लेटर के हिसाब से। ठीक है। दूसरा,
जो इन सर्विस टीचर वाला मैटर है कि ये केवल इन सर्विस टीचर्स के लिए था, तो आप इसका उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया है वो भी इन सर्विस रहते हुए अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किए गए और उनको 2 बड़ी शिक्षक भर्ती में मौका मिला है फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर शामिल होने के लिए। एक 68,500, दूसरा 69,000 और तीसरी भर्ती में भी उनको मौका देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिकल 14 का आपको प्रयोग करना है और साथ ही साथ जो आजीविका का साधन जुटाने और जीवन यापन करने जैसे मौलिक अधिकार हैं उसका भी आपको हवाला देना है। निश्चित तौर पर यह पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा NIOS DLED की तरफ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।